नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर जहानाबाद के सदर प्रखंड से है, जहां पर लाल इलाके में पुलिस और एसटीएफ के बीच संयुक्त छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया। कुड़ौना ओपी के बिस्टॉल गांव से बरामद हथियारों का यह जखीरा नक्सलियों को सप्लाई करने के लिए रखा गया था। नक्सलियों के मंसूबे नाकाम। जहानाबाद से मौत का सामान बरामद। हथियार और विस्फोटक का जखीरा जब्त। जरा गौर से देखिए, 5 अर्धनिर्मित हैंड ग्रेनेड, 7,000 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड बनाने का सामान, 605 डेटोनेटर, 1 बंडल सेफ्टी फ्यूज, 3 ग्रेनेड लॉन्चिंग प्लेट, 1 देसी राइफल, 25 कारतूस, 4 पुलिस की वर्दी, 2 वायरलेस सेट और राइफल की 7 मैगजीन। यही नहीं, इसके अलावा बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला चारकोल, लैंड माइंस लगाने के काम आने वाला तार और नक्सली साहित्य, ये सब कुछ जहानाबाद के बिस्टॉल गांव से बरामद हुआ है। हथियार और विस्फोटक का ये जखीरा नक्सलियों ने एक खूनी खेल खेलने के लिए छुपा कर रखा था, लेकिन पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त छापेमारी कर नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अभी इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल अगर ऐसी कोई हमारे पास सूचना आती है तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं और उसी कार्रवाई का परिणाम है कि हमको इतनी बड़ी मात्रा में सब चीजें बरामद हुई। 30 मार्च को दानापुर से एसटीएफ ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर जहानाबाद के कुड़ौना ओपी के बिस्टॉल गांव में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान परशुराम सिंह नाम के नक्सली के घर और बागीचे से हथियार और अर्धनिर्मित विस्फोटक का ये जखीरा बरामद हुआ, जिसको देखकर पुलिस वालों की भी आंखें फटी की फटी रह गई। जो भी इंट्रोगेशन आ रहा है उस हिसाब से यही पता चल रहा है कि ये कुरियर का काम करते थे, सप्लाई का काम करते थे और बाकी जो लिंकेजेज हैं साथ में कौन है उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम लोग उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पुलिस ने मौके से परशुराम सिंह और संजय सिंह नाम के 2 नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों की माने तो उनके पास बंगाल सहित अन्य राज्यों से अर्धनिर्मित हथियार और विस्फोटक पहुंचाया जाता था, जिसे वो असेंबल करते थे और झारखंड के नक्सली संगठनों को सप्लाई करते थे। दोनों नक्सलियों से पूछताछ के आधार पर कई जगहों पर भी छापेमारी की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से रागिब अहसन की रिपोर्ट। तो दानापुर में तबाही की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। अर्धनिर्मित हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया, साथ ही 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में तबाही की फैक्ट्री का पूरा सच। तबाही की फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस ने नापाक मंसूबों को किया नाकाम। 3 नक्सलियों के साथ धंधेबाज बेनकाब। तबाही का ये सामान अगर नक्सलियों तक पहुंच जाता तो शहर से लेकर गांव तक कोहराम मच जाता, धरती खून से लाल हो जाती, लाल आतंक का खौफ बढ़ जाता, कई जिंदगियां तबाह हो जाती। लेकिन दानापुर थाने की पुलिस और एसटीएफ के बहादुर जवानों ने समय रहते तबाही के सामान और हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा कर नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। जहानाबाद में रेड हुई। जहानाबाद में एक व्यक्ति परशुराम सिंह गिरफ्तार हुआ है। परशुराम सिंह मूलतः बिस्टॉल गांव का रहने वाला है। कुड़ौना ओपी पड़ता है, जिला जहानाबाद। परशुराम सिंह के बताए अनुसार दानापुर थाना क्षेत्र के गजाधर चक में छापामारी की गई। परशुराम सिंह का ही एक फैक्ट्री कह लीजिए वो चल रहा था।
दानापुर पुलिस और एसटीएफ को ये सफलता जहानाबाद में पकड़े गए एक नक्सली की निशानदेही पर मिली। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली के बताए हुए ठिकाने पर दानापुर के रामजी चक गजधार चक में जब छापेमारी की तो हथियार, कारतूस और विस्फोटक देखकर जवानों के होश ठिकाने आ गए। इस दौरान पुलिस ने 3 कुख्यात नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया, जिसमें परशुराम सिंह का बेटा प्रेमराज उर्फ गौतम, राकेश कुमार और मोहम्मद बदरुद्दीन शामिल है। पूछताछ में पता चला कि यह फैक्ट्री परशुराम सिंह चलाता था। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक, अर्धनिर्मित रॉकेट लॉन्चर, 605 पीस डेटोनेटर, एक राइफल, 7 मैगजीन, 2 वायरलेस, 25 जिंदा कारतूस, पुलिस कमांडो की वर्दी और अर्धनिर्मित हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। और उन लोगों ने जो बताया है वो यहाँ पर निर्माण करते थे और वो असेंबल कहीं होता था। पार्ट्स यहाँ से भेजते थे। असेंबल के लिए खुद भी ये जाते थे? असेंबल के लिए अब इस बिंदु पर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि कैसे कैसे गतिविधि चल रही थी। ये खुद खुल करके कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि ये नक्सली गतिविधियों में इन सामानों का प्रयोग होता था। पुलिस के मुताबिक ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, लेकिन जवानों ने समय रहते नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करते हुए सबको बेनकाब कर दिया है और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राजधानी पटना से सटे दानापुर में तबाही की फैक्ट्री चल रही थी। देश और प्रदेश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी और पुलिस को भनक तक नहीं थी। अगर गिरफ्तार नक्सली ने ठिकाने का पता नहीं दिया होता तो क्या होता? अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिहार में आग ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को कई जगह खेत में आग लगने से गेहूं की फसल पूरी तरह से खाक हो गई, तो कहीं खलियान में आग से सब कुछ स्वाहा हो गया। वहीं 3 जगहों पर घर में लगी आग से 3 मासूम और 1 महिला की मौत हो गई। गर्मी का आगाज होते ही आग ने पूरे प्रदेश में तबाही मचानी शुरू कर दी है। पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में कम से कम 8 अलग अलग स्थानों पर आग ने भयंकर तबाही मचाई है। इन 8 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आग ने किस कदर नुकसान पहुंचाया है। सबसे पहले हम आपको जमुई की तस्वीर दिखा रहे हैं। जिले के सदर अनुमंडल के करहरा पंचायत के बालपाड़ा गांव में खलिहान में आग लगने से किसानों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। ये आग खलिहान में बने धान के पुंज में लगी और फिर पास के एक घर को अपनी चपेट में ले लिया। सिवान में आग ने खेत में कटाई के लिए तैयार गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। घटना बसंतपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा, विष्णुपुरा और सरैया गांव की है। देखिए आग ने कैसे खड़ी पूरी फसल को तबाह कर दिया। इस आग ने बेगूसराय जिले के तेघड़ा अनुमंडल के गौरा गांव में गुरुवार को जबरदस्त तबाही मचाई। यहां भी कटाई के लिए तैयार गेहूं की फसल में आग लगने से जबरदस्त नुकसान हुआ है। देखते ही देखते आग ने आसपास के कई खेतों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की टीम अगर वक्त रहते पहुंच जाती तो नुकसान कम हो सकता था। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल के महेश खूंट थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने 2 एकड़ से ज्यादा में लगी गेहूं की फसल को जलाकर राख कर दिया। खेत के ऊपर से बिजली का हाई टेंशन वायर गुजरा है। बताया जा रहा है कि इसी वायर में शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी। छपरा जिले के मढ़ौरा के बरदहिया नट बस्ती में भी शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने दर्जनों झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 6 साल के एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। भोजपुर के आरा सदर अनुमंडल स्थित बड़हरा थाना क्षेत्र के लाला टोला गांव में लगी आग में 30 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। इस घटना में भी एक 6 वर्षीय मासूम की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। इस आग में 3 गायों के अलावा 3 मोटरसाइकिल भी जलकर खाक हो गए।
दानापुर के मनेर के हाथी टोला गांव में भी आग लगने से कई बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता, इसने आसपास के खेतों में लगी फसल को अपनी चपेट में ले लिया। मधेपुरा सदर अनुमंडल के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के मजरहट इस्लामपुर में आग लगने से 7 घर जलकर खाक हो गए। जानकारी के मुताबिक ये आग थ्रेसर की चिंगारी से लगी और तेज हवा और गर्मी के कारण इसने देखते ही देखते कई घरों को खाक कर डाला। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल के जयनगर थाना क्षेत्र के एक घर में लगी आग में जलकर 5 वर्षीय एक मासूम के साथ उसकी मां की भी मौत हो गई। इस घटना में 10 साल का एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना ब्राह्मण टोला के वार्ड नंबर 12 की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्वी चंपारण जिले के सिकरहना अनुमंडल के सराठा गांव में गुरुवार की रात आग लग गई। आग की चपेटों में 2 घर जलकर खाक हो गए, जिनमें करीब 6 से ज्यादा मवेशियों की झुलसने की वजह से मौत हो गई। साथ ही घर में रखे लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से आग ने यहां पर सब कुछ तबाह कर दिया। सराठा गांव की ये तस्वीर, जहां अचानक आग लगी और लाखों का नुकसान इस अगलगी में। बिहार सरकार ने जमीन दाखिल खारिज में बड़ा बदलाव किया है। अब रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन की प्रक्रिया की भी शुरुआत हो जाएगी और इसके लिए जमीन मालिक को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। अभी ये सुविधा उन्हीं खरीदारों को मिलेगी जो जमाबंदीदार से खरीद लेंगे, किसी दूसरे यानी कि किसी ऐसे वारिस से जमीन खरीदेंगे जिनके नाम म्यूटेशन नहीं है, तो पुरानी व्यवस्था से ही आपको आवेदन करना होगा। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में म्यूटेशन के झंझट से अब मुक्ति। जमीन खरीदने या बेचने की प्रक्रिया आसान। जमीन रजिस्ट्री के साथ ही होगा म्यूटेशन। अंचल कार्यालय से जुड़ा निबंधन कार्यालय। बिहार सरकार ने जमीन खरीद बिक्री मामले में बड़ा बदलाव किया है। जमीन दाखिल खारिज के लिए किसी भी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना तो इसके लिए कोई आवेदन करना पड़ेगा। मकान, दुकान, फ्लैट, खेत, जमीन आदि की रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन की प्रक्रिया ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत राय ने सुमोटो म्यूटेशन की व्यवस्था को लॉन्च किया। मकसद ये है कि भूमि विवाद कम हो, बीच में जो प्राइवेट लोग जो घुस जाते हैं, बिचौलिए जो लोग घुस जाते हैं, उनको बाहर करना मेरा मकसद है। और आम जनता को लाभ कैसे मिले, सहूलियत कैसे मिले, जल्द कैसे काम हो, भूमि विवाद निपटारा कैसे हो, इसके लिए व्यवस्था लाया गया। रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रार के सामने डीड पेश करते ही सुमोटो म्यूटेशन फॉर्म मिल जाएगा। निबंधक के सामने ही उसे भर कर देना होगा। इसके बाद एनआईसी जमीन के डेटा को रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सर्वर से लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑनलाइन सर्वर पर अपलोड कर देगा। जमीन की रजिस्ट्री होते ही दस्तावेज पीडीएफ फॉर्मेट में अंचल अधिकारी के लॉगिन में चला जाएगा। संबंधित सीओ तुरंत ही म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। मतलब साफ है कि जिसकी रजिस्ट्री पहले होगी, म्यूटेशन भी उसका ही पहले हो जाएगा। 1/4/2021 से बिहार के आम जनता को, जिनका जमाबंदी कायम है, वो व्यक्ति अगर जमीन बेचने जाता है और क्रेता को इसका डायरेक्ट लाभ मिलेगा, वो क्रेता को सर्किल ऑफिस यानी अंचल के कार्यालय में जाकर के आरटीपीएस काउंटर पर उसको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। उसका एक फॉर्म है जो अभी टीवी पे मैंने दिखाया और हिंदी में भी उसका एक फॉर्म है, उसको एक जानकारी इसमें भर देना होगा, जिसके तहत रजिस्ट्री ऑफिस में शाम में वो सर्वर में चला जाएगा। इस व्यवस्था को भूमि सुधार की दिशा में एक क्रांति माना जा रहा है। इसमें फीटो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की व्यवस्था लागू है। दरअसल अभी तक रैयत को 2 प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, पहला निबंधन और फिर म्यूटेशन, लेकिन अब एक ही बार में दोनों काम हो जाएगा। अगर विक्रेता अपने नाम से जमाबंदी करा लेते हैं तो इससे बेचने और खरीदने दोनों में सहूलियत होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज में जिस विवादित जमीन को लेकर मामला कोर्ट में लंबित है, उस जमीन पर सदर सीओ जबरन माफी करा रहे हैं, जबकि कोर्ट की ओर से इस पर धारा 144 लागू है। मामला नगर थाना के चैनपट्टी गांव का है। एक पक्ष के पीड़ित किसान के मुताबिक उनके पाटीदार ने इस
जमीन पर दखल कब्जे को लेकर कोर्ट में केस किया हुआ है, जो मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। और इस मामले में कोर्ट ने विवादित जमीन पर धारा 144 लगा रखी है। पीड़ित किसान ने माफी को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। ये सीओ साहब को भी एक दरखास्त दिए मैं, हम सीओ साहब को एक जिसका कॉपी है मेरे पास। सीओ साहब को हम बता दिए थे जो सिविल मैटर है और सिविल मैटर चल रहा है, आपको किस आधार पर जाइएगा। तो कह रहे हैं जो हमको ऊपर से दबाव बना हुआ है, सीओ साहब का कहना है। बाद में ये लोग कोर्ट गए हैं, पहले वाला जो ये लोग ने समझौता किया था उसके विरुद्ध ये लोग कोर्ट में गए हैं, 86-88 में गए हैं। लेकिन अब चूँकि उसमें कोई स्टे नहीं है, 144 लगाया गया था 2 दिन पहले, जिसको एसडीओ साहब ने खारिज कर दिया है। और डीएम सर ने एसडीओ को बोला, तो एसडीओ साहब हमको बोले कि नापी करवाइए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबर सहरसा सदर अस्पताल से, जिनकी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, जिले के हर तबके के लोगों का बेहतर इलाज करना। लेकिन इलाज के नाम पर तो मरीजों के साथ यहां जानवरों के जैसा, या फिर यूं कहें कि जानवरों से भी ज्यादा बदतर सलूक होता है। कचरे की ढेर पर लेटा ये बुजुर्ग मरीज सहरसा सदर अस्पताल की लापरवाही का सबूत है अस्पताल की उस कुव्यवस्था का, जिसमें कई मरीजों को जानवरों से भी बदतर समझा जाता है। कल तक इस बुजुर्ग मरीज का अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा था और 24 घंटे के भीतर इमरजेंसी वार्ड से इसकी जगह बदलकर कचरे के ढेर में हो गई है। अस्पताल की लापरवाही की इस तस्वीर में कई सवाल हैं। सवाल ये कि इमरजेंसी वार्ड से बुजुर्ग मरीज बाहर कैसे पहुंचा? क्या इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की देखभाल नहीं होती है? क्या मरीजों को लावारिस समझ लापरवाह हो जाता है अस्पताल प्रबंधन? इमरजेंसी वार्ड में देखे तो इसका इलाज हो रहा था और आज हम इसको देख रहे हैं कि लावारिस की तरह फेंका हुआ है। देखिए मानवता कहाँ गया। अब न्यूज 18 ने न सिर्फ बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर दिखाई, बल्कि मानवता को जिंदा रखने की कोशिश करते हुए हमने इस बुजुर्ग को दोबारा अस्पताल में एडमिट कराया, उनका इलाज शुरू करवाया। साथ ही हमने सिविल सर्जन से इस लापरवाही का जवाब भी मांगा। थोड़ी देर के लिए शायद वो उसमें मूवमेंट नहीं था और इसीलिए लोगों ने समझा होगा कि शायद ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी कहाँ कैसे गया और क्यों गया उस जगह पर इसकी पूरी जानकारी ली जा रही है और जांच की जा रही है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। लिपापोती के बजाय इस तरह की लापरवाह व्यवस्था से सदर अस्पताल प्रबंधन को सबक लेना होगा, क्योंकि गरीब तबके की उम्मीदें ही सरकारी अस्पताल होती है और उम्मीदें यहां अगर टूटने लगे तो भरोसा किस पर रहेगा। अनुभव, न्यूज 18 सहरसा। मधुबनी में बेनीपट्टी अनुमंडल के महमदपुर में आपसी रंजिश में हुई फायरिंग में 5 लोगों की मौत के बाद पूरा इलाका सदमे में है। वहीं मुख्य आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीण नाराज हैं। हालांकि गुरुवार शाम पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जेडीयू विधायक ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग भी वो सीएम के समक्ष जरूर रखेंगे। विद्युत नियामक आयोग के फैसले के अनुसार बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो चुकी है। फिलहाल सरकार ने बढ़ी हुई बिजली की दरों पर सब्सिडी नहीं दी है, लिहाजा उपभोक्ताओं को अब बढ़ी हुई बिजली दर खुद ही वहन करनी होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने इसमें 0.63% की बढ़ोतरी कर दी है। इससे शहरी और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट बढ़ोतरी 5 से लेकर 10 पैसे के बीच हुई है। शहरी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की अगर बात करें तो उनके लिए प्रति यूनिट बढ़ोतरी 5 से लेकर 10 पैसे के बीच है, जबकि 0 से लेकर 100 यूनिट तक 5 पैसे और 100 से लेकर 200 यूनिट तक 10 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। आज से हुई बिजली की दरों की बढ़ोतरी का जायजा लिया संजय कुमार ने। बिहार में बिजली की दरों में आज से बढ़ोतरी कर दी गई है। विद्युत विनियामक आयोग के फैसला के अनुसार 1 अप्रैल 2021 यानी आज से बिजली की दरों में 0.63% की बढ़ोतरी की गई है। वितरण कंपनियों ने हालांकि 9.22% बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे रेगुलेटरी कमीशन द्वारा खारिज कर दिया गया था।
अनुदान रहित टैरिफ के मुताबिक शहरी क्षेत्र में पहले 100 यूनिट पर 605 रुपए लगते थे, जो अब बढ़कर 610 रुपए हो जाएंगे। इसके अलावा 200 यूनिट पर 1290 रुपए देना होता था, जो अब 1305 रुपए हो जाएगा। 300 यूनिट बिजली जलाने पर पहले 2060 रुपए का बिल आता था, जो अब बढ़कर 2110 रुपए हो जाएगा। 400 यूनिट की खपत पर 2910 रुपए बिल में अब मात्र 5 रुपए ज्यादा आएगा। राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी की घोषणा के बाद टैरिफ में कमी आ जाएगी, लेकिन फिलहाल लोगों को इसी हिसाब से यानी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा जो बिजली दर में बढ़ोतरी की गई, भले ही ये बढ़ोतरी मामूली हो, लेकिन इसी के हिसाब से अब बिजली बिल देना होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिजली की दरों की ये बढ़ोतरी कल यानी कि 1 अप्रैल से ही लागू हो चुकी है और अब इसका खर्च जो है वो उपभोक्ताओं को वहन करना होगा। हालांकि उपभोक्ता इस उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार की तरफ से जल्द सब्सिडी का ऐलान किया जाएगा ताकि उन्हें राहत मिल सकेगी। मैथिली भाषा के प्रख्यात साहित्यकार चंद्रनाथ मिश्र अमर का निधन हो गया। मैथिली के प्रसिद्ध कवि और नाटककार रहे चंद्रनाथ अमर ने 99 साल की उम्र में दरभंगा में अपनी आखिरी सांस ली। चंद्रनाथ अमर मैथिली साहित्य के सबसे मजबूत स्तंभ थे, जिन्हें 1982 में उनकी रचना मैथिली पत्रकारिता का इतिहास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैथिली चंद्रनाथ अमर ने मैथिली की पहली फिल्म कन्यादान में भी भूमिका निभाई थी। उनके निधन से मैथिली साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई। दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी उनके निधन पर गहरा शोक जाहिर किया। आज दरभंगा में ही चंद्रनाथ मिश्र अमर का अंतिम संस्कार होगा। तो 99 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली अपने पैतृक आवास पर, लेकिन मैथिली साहित्य के ये पुरोधा हैं जिन्होंने मैथिली साहित्य को ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचाया और अपने आखिरी वक्त में अपने पैतृक आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। मधुबनी जिले के खोजपुर गांव के रहने वाले चंद्रनाथ मिश्र की रचनाएं और मैथिली की फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया। यूपी और बिहार से गुंडा बुलवाकर हमला करवाने वाले बयान को लेकर ममता बनर्जी पर मुकदमा दायर किया गया है। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने सुनवाई की तारीख भी 8 अप्रैल तय कर दी है। एक सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि चुनावी सभा में ममता ने बिहारियों और यूपी वासियों का अपमान किया है, साथ ही अपने बयान से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है। बिहारियों को गुंडा कहने का काम किया है। इसी से आहत होकर आज मैंने उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में धारा 147, 48, 295, 295A और 511 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और जिसकी सुनवाई की तारीख जो है 8/4/2021 को रखी गई है। किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। वकील सुधीर कुमार ओझा ने सीजीएम कोर्ट में इस मामले को दर्ज कराया और आरोप है कि राकेश टिकैत ने एक सभा में 16 राज्यों की बिजली कनेक्शंस को काटने का बयान दिया था। इस बयान से अराजकता आ सकती है और दंगे तक भड़क सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। जो कि किसान नेता है, राजस्थान के एक जगह पर महापंचायत था किसानों को, वहां पर जा करके स्पष्ट रूप से धमकी दिया है कि अगर किसान बिल को भारत सरकार नहीं मानती है, रद्द नहीं करती है, तो आने वाले कुछ दिनों में ही 16 राज्यों का बिजली कनेक्शन काट दी जाएगी। इस तरह का बयान जानबूझ करके उनको दिया गया है ताकि देश में दंगा फैले, बलवा हो, लोगों को हर्ट हो और सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाए, बिजली के कारण पढ़ाई बाधित हो, जो भी फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो जाए। पूर्णतः एक साजिश और षड्यंत्र के तहत जो एक कार्य और धमकी भरा बयान दिए हैं, उसी के खिलाफ माननीय मुख्य न्यायिक अधिकारी मुजफ्फरपुर की अदालत में आज मैंने एक मुकदमा परिवाद पत्र उनके खिलाफ दायर किया है। और अब बात महंगी सब्जी क्रॉप ऑफ सूट्स की। जी हां, इस सब्जी की कीमत करीब 82,000 रुपए प्रति किलो है
औरंगाबाद के करमड़ी निवासी अमरीश ने अपने खेत में क्रॉप हॉप सूट्स के पौधे लगाए हैं और इसके लिए अमरीश ने भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर लाल की मदद ली है। 2 महीने पहले खेतों में लगाए गए पौधे अब बड़े हो रहे हैं। इससे अमरीश की उम्मीदें बढ़ गई हैं। क्रॉप हॉप सूट्स का इस्तेमाल दवा और बेयर बनाने में किया जाता है। इससे एंटीबायोटिक दवाएं बनाई जाती हैं। टीबी के इलाज में भी ये काफी कारगर साबित होता है। इसके फूलों से बेयर बनाई जाती है। ये हिमाचल से इसका सारा चीज मैंने लिया और वहीं पे इसकी बहुत बड़ी खेती होती है और इसका खरीदार जो है वो बहुत बड़ा जो है वो अमेरिका है। तो मुझे लगा कि सभी लोग जब कुछ नए तरह की चीज़ों को कर रहे हैं तो क्यों नहीं इस बार काफ़ी नयापन किया जाए, जो पूरे बिहार के पैमाने पर ही नहीं भारतवर्ष के पैमाने पर एक नया चीज़ हो।